हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 2 से कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। एरर्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास में बहुत सारा डेटा आता है और डेटा को हम कैलकुलेट करते हैं कई बार रिजल्ट्स निकालने के लिए। तो ऐसे कैलकुलेशन में एरर्स किस तरीके से कंबाइन होती है, तो उसमें हम पढ़ेंगे एरर ऑफ ए सम और डिफरेंस, यानी कि सम और डिफरेंस में एरर किस तरीके से कंबाइन होगी। एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और एक क्वोशंट, प्रोडक्ट में और डिवीजन में एरर किस तरीके से कंबाइन होगी। एरर इन केस ऑफ ए मीजर्ड क्वांटिटी रेज्ड टू ए पावर, जब कोई मीजर्ड क्वांटिटी का कोई पावर होता है, जैसे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है ए, उसका पावर हो गया ए स्क्वायर, तो उस तरीके से उसमें एरर कैसे आगे कंबाइन करेंगे। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, क्या होते हैं और उनको डिटरमाइन करने के कुछ रूल्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की। एरर्स के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में सबसे पहले है कि अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जाए या उनका डिफरेंस लिया जाए, तो ऐसे रिजल्ट में एरर्स किस तरीके से आगे प्रोपेगेट होंगी या उनका एरर्स का कॉम्बिनेशन कैसे किया जाएगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। क्या कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास में कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ए और बी, उनका हमें क्या करना है, सम करना है। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो वो कह रहे हैं कि द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट किसका, जेड का, और जेड में एब्सोल्यूट एरर को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जेड। तो दिस डेल्टा जेड शुड बी इक्वल्स टू इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। ये जो फाइनल रिजल्ट की एब्सोल्यूट एरर है, ये इंडिविजुअल क्वांटिटीज की एब्सोल्यूट एरर का सम होगी। तो ए में एब्सोल्यूट एरर को क्या लिखते हैं, डेल्टा ए, प्लस बी में एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा बी। तो द फाइनल रिजल्ट की एब्सोल्यूट एरर क्या लिखी जाएगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब इसके साथ में अगर और कोई तीसरी क्वांटिटी होगी सम में, तो उसका भी एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस तरीके से सम के लिए एरर्स कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनल रिजल्ट में। ये कौन सी है, एब्सोल्यूट एरर, इस चीज पे ध्यान रखें, ये कौन सी है, सम और डिफरेंस में एब्सोल्यूट एरर। सिमिलरली अगर डिफरेंस होता है जैसे कि जेड इक्वल्स टू ए माइनस बी, तो उस केस में एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी, तो डेल्टा जेड इक्वल्स टू अगेन इट इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज, यानी कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्लियर। तो हमें दोनों ही केस में, चाहे सम करें चाहे डिफरेंस करें, दोनों ही केस में एब्सोल्यूट एरर जो होगी रिजल्ट में वो हो जाएगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, या सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। राइट। अगर हम इसका डेरिवेशन करना चाहें तो डेरिवेशन कर सकते हैं, जैसे कि मैं सम का आपको करके बता देता हूं। यहाँ पर लेट वी हैव टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड एज, ये मीजर्ड क्वांटिटी है, तो इनको कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी को कैसे लिख सकते हैं, बी इक्वल्स टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर। अब कोई मीजर्ड क्वांटिटी, इन दोनों को हमने सम किया, तो सम करने पे क्या आएगा, जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी। सम करने पे क्या आएगा, जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब सम करें, सम करने पर जो क्वांटिटी होगी उसमें भी क्या होगी, कुछ एरर होगी। तो जेड कैन बी रिटन एज, तो जेड कैन बी रिटन एज जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। सो वी कैन राइट जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू, ये जो हमने लिखा है, ये स्टेटमेंट जो हमने लिखा है, ए प्लस ए इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, एक्चुअली में ये जो ए होती है ये मीजर्ड क्वांटिटी होती है, इक्वल्स टू ए मीन होता है, प्लस माइनस डेल्टा ए उसकी एब्सोल्यूट एरर होती है। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। उसी तरीके से जेड को भी लिखा जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू ए की जगह पर अब क्या यूज करेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस बी की जगह पर क्या यूज करेंगे, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, क्योंकि ये इसकी मीजर्ड वैल्यूज हैं। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी
प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। और अगर हम इसको कंपेयर करें तो जेड की जगह पर तो क्या हो जाता है ए प्लस बी, जेड के इक्वलेंट। और जो एरर वाला पोर्शन है तो प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। और यहां इस डेल्टा जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा जेड क्या हो जाएगी, वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इस तरीके से ये आप प्रूफ भी कर सकते हैं कि सम करने पर जो रिजल्टेंट होगा उसकी एब्सोल्यूट एरर इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? इसके हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। आपकी बुक का एग्जांपल है एग्जांपल 2.8। The temperatures of two bodies measured by a thermometer are T1 equals to 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये टेम्परेचर T1 का क्या है, ये तो उसकी एवरेज वैल्यू, और ये क्या हो गई उसकी एब्सोल्यूट एरर। T1 में एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.5 डिग्री सेल्सियस। T2 जो है वो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस की 0.5 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर देयर इन। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा उसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी इक्वल्स टू T2 माइनस T1। तो डेल्टा टी इक्वल्स टू T2 माइनस T1 जब हम लिखेंगे तो आप वैल्यू जब यूज करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो T2 की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस माइनस T1 की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। सो डेल्टा टी इक्वल्स टू, अब ये जो एग्जैक्ट वैल्यूज हैं या कह सकते हैं कि जो मीन वैल्यूज हैं इनका तो हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो 50 में से 20 गया तो आपको कितना बचेगा 30 डिग्री सेल्सियस। और ये दोनों एरर्स किस तरीके से कंबाइन होंगी, तो हमने पढ़ा था कि जब सम या डिफरेंस करते हैं तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा टी इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 और 0.5 कितना हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस के 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से अगर सम होता है तो सम को भी कर सकते हैं हम यहाँ पर। क्लियर? फिर देखते हैं कि एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और एक क्वोशंट। क्वोशंट का मतलब होता है डिवीजन। तो प्रोडक्ट में यानी कि मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में किस तरीके से एरर्स कंबाइन होती हैं, तो इसका स्टेटमेंट क्या है, व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द रिलेटिव एरर। अब यहाँ पर टर्म ध्यान रखें, ये कौन सी है, रिलेटिव एरर। वहां पर कौन सी बात कर रहे थे हम, एब्सोल्यूट एरर। जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो फाइनल रिजल्ट की कौन सी एरर कैलकुलेट की जाती है, रिलेटिव एरर। तो द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ रिलेटिव एरर्स इन द मल्टीप्लायर्स। जैसे कि मान लीजिए जेड इक्वल्स टू, हमारे पास में कोई क्वांटिटी है ए इंटू बी। यहाँ पर हमने दो फिजिकल क्वांटिटी है ए और बी, इनको मल्टीप्लाई किया, रिजल्टेंट क्या हो गया जेड। तो जेड में रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर को कैसे लिखते हैं, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू इट इज द सम ऑफ रिलेटिव एरर्स इन द मल्टीप्लायर्स। तो मल्टीप्लायर कौन है, ए और बी, तो इनका रिलेटिव एरर का क्या करना है, सम करना है। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये जेड बराबर ए इंटू बी हो और जेड इक्वल्स टू ए अपॉन बी हो, दोनों ही केस में सेम रिजल्ट आएगा फॉर रिलेटिव एरर इन फाइनल रिजल्ट। ये हमें याद रखना है। या इसको परसेंटेज एरर के रूप में लिख सकते हैं। तो परसेंटेज एरर को किससे लिखते हैं, डेल्टा से लिखते हैं। तो डेल्टा जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये किस में हो गया, इन परसेंटेज एरर। और ये किस में हो गया, रिलेटिव एरर। दोनों चीजों में आप ध्यान रखें, जब सम और डिफरेंस करते हैं तो एब्सोल्यूट एरर, और मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो कौन सी एरर कैलकुलेट की जाती है, फाइनल रिजल्ट की रिलेटिव एरर। इसका भी अगर हम डेरिवेशन करना चाहें तो डेरिवेशन कर सकते हैं। वो कैसे हो जाएगा, जैसे कि मैं प्रोडक्ट वाला आपको करके बता देता हूँ। लेट वी हैव टू measured वैल्यूज या measured quantities a equals to a plus minus delta a and b equals to b plus minus delta
बी पहले की तरह, और जेड इक्वल्स टू हमें क्या निकालना है, ए इंटू बी, एंड जेड इज ऑल्सो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, राइट। तो इस इक्वेशन को आगे अगर हम इनकी एरर्स के साथ में लिखें तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें आपस में, तो हो जाएगा देखो a इंटू बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, और ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। अब इनमें क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में यानी कि एलएचएस में तो हम जेड से डिवाइड कर देते हैं और आरएचएस में ए अपन बी से डिवाइड कर देते हैं। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, इसको तो किससे डिवाइड करेंगे, जेड से, इक्वल्स टू, और आरएचएस में किससे करेंगे, जेड की जगह पर ए अपॉन बी से। तो ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, और इसको किससे डिवाइड करना है, हमें ए बी से डिवाइड करना है। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है ये ए और बी की रिलेटिव एरर का क्या है, प्रोडक्ट है। क्योंकि रिलेटिव एरर बहुत कम होती है तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी बहुत कम होगा, इसलिए इस टर्म को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। और इग्नोर करने के बाद में जब हम कंपेयर करेंगे तो आफ्टर कंपैरिजन डेल्टा जेड अपॉन जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या निकल के आएगी, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर इन फाइनल रिजल्ट, इसको लिख सकते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर इन फाइनल रिजल्ट। क्लियर। इसका एक एग्जांपल है, जैसे द रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, तो क्या दिया हुआ है हमें, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, तो ये डिवीजन वाला एग्जांपल हो गया। वेयर वी इक्वल्स टू क्या है, 100 प्लस माइनस के 5 वोल्ट, वी कितना दिया हुआ है, वी इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, एंड आई इक्वल्स टू कितना है, 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ये वोल्टेज है और ये करंट है, आप लोग भली भांति परिचित होंगे इस एक्सप्रेशन से, ये ओम्स लॉ का है एक्सप्रेशन, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर। तो फाइनल रिजल्ट में जो परसेंटेज एरर होती है, तो मैंने बताया था कि डेल्टा आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी प्लस डेल्टा आई। तो फाइनल रिजल्ट की परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी, इंडिविजुअल क्वांटिटीज की परसेंटेज एरर का सम हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन वोल्टेज। तो परसेंटेज एरर इन वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100%। अब डेल्टा वी की वैल्यू यानी कि एब्सोल्यूट एरर इन वोल्टेज कितना है, 5 डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू या एवरेज वैल्यू कितनी है, 100 इंटू 100% इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 5%। सो परसेंटेज एरर इन वोल्टेज कितना हो गया, 5%। सिमिलर वे में परसेंटेज एरर इन करंट, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100%। तो वैल्यू यूज करें, डेल्टा आई कितना है यानी कि एब्सोल्यूट एरर इन करंट 0.2 अपॉन एवरेज वैल्यू कितनी है करंट की, 10 इंटू 100% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 2। ये 10 से 10 आएगा तो ये हो जाएगा 2%। तो परसेंटेज एरर इन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5% प्लस 2%, टोटल कितना हो जाएगा, ये 7%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।
और एक और केस होता है जिसमें एरर जो है कैलकुलेट की जाती है फॉर ए मेजर्ड क्वांटिटी रेज्ड टू ए पावर। मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास में जो कि किसी उस पर कोई पावर यूज की गई, जैसे कि जेड इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए अगर होता है फिजिकल क्वांटिटी तो उसमें पावर हमें, उसमें एरर हमें पता है, लेकिन अगर ए स्क्वायर कर दें, ए क्यूब कर दें, या 3/4 ए कर दें, ए की पावर 3/4 कर दें, तो उस समय फाइनल रिजल्ट में जो एरर होगी वो कैसे आएगी। सो द रिलेटिव एरर इन ए फिजिकल क्वांटिटी raised to the power k is the k times the relative error in the individual quantity। यानी कि जिस पावर से हमने उसको रेज किया है तो फाइनल रिजल्ट में जो रिलेटिव एरर होगी उस इंडिविजुअल क्वांटिटी की उसको k टाइम्स कर दिया जाएगा। जैसे कि डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू, ये क्या है फाइनल रिजल्ट की रिलेटिव एरर, दैट इज इक्वल टू द 2, इसकी पावर कितनी है 2, तो 2 टाइम्स रिलेटिव एरर इन ए, तो 2 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए। और एग्जांपल देखें तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जेड इक्वल टू ए की पावर 3/4 ऐसा लिख दिया हमने, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4, तो पावर हो जाएगी इनटू रिलेटिव एरर कितना है इसका, डेल्टा ए अपॉन ए। इन जनरल एक एग्जांपल लिख के बताए तो मैं आपको क्या होता है, जैसे कि z इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं a की पावर p, b की पावर q अपॉन c की पावर r। अगर हमारे पास में ऐसा कोई एक्सप्रेशन है तो z में जो रिलेटिव एरर होगी वो कैसे लिखी जाएगी, यहाँ पर ये p q r क्या है, पावर्स हैं a b c फिजिकल क्वांटिटीज की, तो रिलेटिव एरर इन z इक्वल टू क्या हो जाएगा p टाइम्स रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस q टाइम्स रिलेटिव एरर ऑफ b प्लस r टाइम्स रिलेटिव एरर इन c। ये हमारा रिजल्ट रहता है और इस पे बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ये हमेशा ध्यान रखें और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आपको बुक में मिलेगा। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। क्या होते हैं नॉर्मली द रिपोर्टेड रिजल्ट, जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट का जो रिजल्ट होता है इज ए नंबर दैट इंक्लूड्स ऑल डिजिट्स इन द नंबर दैट आर नोन रिलायबली प्लस द फर्स्ट डिजिट दैट इज अनसर्टेन। जब हम किसी मेजरमेंट का रिजल्ट लिखते हैं तो उस रिजल्ट में जो नंबर्स होते हैं या जो डिजिट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, एक तो सारी रिलायबल डिजिट्स होती हैं जिनको हमने एक्चुअल कैलकुलेट किया है, जिनके बारे में हमें कॉन्फिडेंस है कि भाई ये एक्चुअल उसकी वैल्यू है, प्लस द फर्स्ट डिजिट दैट इज अनसर्टेन। एक डिजिट उसमें ऐसी रखते हैं जो कि अनसर्टेन होती है, जैसे हम कई बार अनुमान से लिख देते हैं, लेंथ मेजर करते हैं कि भाई 2.75 2.73, तो वो जो अनसर्टेन डिजिट है एक अनसर्टेन डिजिट हमें इसमें शामिल करनी होती है किसी भी रिजल्ट के मेजरमेंट को, मेजरमेंट के रिजल्ट को लिखते समय। सो द रिलायबल डिजिट्स, जितनी भी रिलायबल डिजिट्स हैं प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो भी हम रिजल्ट लिखते हैं उसमें सारी रिलायबल डिजिट्स और उसकी फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स जो है वो क्या कहलाती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई लेंथ लिखते हैं, लेंथ को हमने लिखा 2.73 सेंटीमीटर, तो 2.73 सेंटीमीटर जब हम इस एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये दो डिजिट है 2 और 7, ये हमारी कैसी है, रिलायबल है, और ये जो 3 है ये कैसी है, अनसर्टेन है। अनसर्टेन डिजिट हो जाता है इस तरीके से। इसमें हमारे पास में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए या सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई इसमें। तो यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है, 3। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं वो किसी मेजरमेंट में जो प्रिसीजन होता है इंस्ट्रूमेंट का उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये प्रिसीजन जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे। इसलिए किसी भी मेजरमेंट के रिजल्ट को लिखते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें अननेसेसरी नंबर्स नहीं लिखें, क्योंकि उससे जो प्रिसीजन होता है इंस्ट्रूमेंट का वो एक्चुअल रिप्रेजेंट नहीं हो पाता है। तो जितना हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है उतने प्रिसीजन तक ही हमें रिजल्ट को लिखना चाहिए। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये चॉइस ऑफ डिफरेंट यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स और फिगर्स इन ए मेजरमेंट।
फॉर एग्जाम्पल द लेंथ 2.308 सेंटीमीटर हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बट इन डिफरेंट यूनिट्स जब हम इसकी यूनिट को चेंज करते हैं तो मीटर में जब चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.02308 मीटर, और मिलीमीटर में लिखें तो 23.08 मिलीमीटर, और अगर माइक्रोमीटर में लिखें तो 23080 माइक्रोमीटर। लेकिन क्योंकि हमने ओरिजिनली जब इसको मेजर किया है तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे या डिजिट्स थी, तो आगे इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे, और इसमें भी कितने रहेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे, डिजिट्स रहेंगे। यूनिट चेंज करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं कुछ रूल्स की। रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं? तो पहला रूल क्या है? ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि 2 3 1 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4, क्योंकि सारे कैसे हैं? नॉन जीरो हैं, तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। नेक्स्ट रूल क्या है? ऑल द जीरोज बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज, इफ एट ऑल। यानी कि दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जैसे कि 2003, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 4। और लिख सकते हैं 2.104, इसमें कितने हैं? 4, क्योंकि यहाँ पे जीरो तो है लेकिन वो जीरो कहाँ पर है? दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। अब उसमें डेसिमल पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और डेसिमल पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। जैसे कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 21.04, तो इसमें कितने हैं? 4। अब डेसिमल पॉइंट का जगह चेंज हो गया, लेकिन अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? उतने ही हैं जितने पहले थे, 4। जीरो, अगर नॉन जीरो, कोई भी जीरो अगर टू नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएगा तो वो कैसा कहलाएगा? सिग्निफिकेंट कहलाएगा। नेक्स्ट रूल है द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ध्यान से देखें, टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज, कोई नंबर हमने लिखा है, जैसे कि नीचे एग्जांपल में देखेंगे 123 मीटर यानी कि 123 मीटर, इसका यूनिट अगर हमने चेंज किया सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा 123 इंटू 00 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में लिखेंगे तो ये नंबर आएगा। लेकिन जैसा हमने बताया कि यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते हैं, तो पहले इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे? 3, तो आगे भी इसमें सभी एक्सप्रेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रहेंगे? 3, क्योंकि और जो जीरो जो है, ये 2 जीरो जो है ये कैसे हैं? ट्रेलिंग जीरो हैं। यहाँ पर ये 3 जीरो जो है वो कैसे हैं? ट्रेलिंग जीरो हैं, और यहाँ पर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। इसलिए ऐसी कोई नंबर जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, सारे टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? फॉर ए नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट है तो उसके ट्रेलिंग जीरो या टर्मिनल जीरो जो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। फॉर एग्जांपल 4.330, अब इसमें देखें ट्रेलिंग जीरो है या टर्मिनल जीरो है, बट इसमें क्या है? एक डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है 4 के बाद में, इसलिए ये जीरो अब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो ये कितना हो जाएगा? इसमें 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 4। नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे तो 343.000, इसमें डेसिमल के बाद में 3 ट्रेलिंग जीरो हो जाएं, तो लेकिन डेसिमल लगा हुआ है इसलिए ये जीरो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर? 6। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल से अगर कंपेयर करें, अगर ये सिंपली ऐसे लिखा होता 4330, तो इसमें अब ये जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगा, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते? 3। इन दोनों में समझ में आया अंतर? अगर डेसिमल पॉइंट है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर कोई नंबर लेस देन 1 है, एक से छोटा है, द जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे कि अगर कोई नंबर एक से छोटा होता है, एक से छोटा होता है तो उसको कैसे लिखते हैं हम नॉर्मली? 0.00238 लाइक दिस। अब इसमें डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में ये जो 2 जीरो यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं वो कैसे हैं?
सिग्निफिकेंट नहीं है, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। साथ के साथ में द डिजिट 0 कन्वेंशनली पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ इट डेसिमल पॉइंट फॉर ए नंबर लेस देन 1 लाइक 0.1250 इज नेवर सिग्निफिकेंट। तो इसमें ये जो 0 है, अगर ये नंबर 1 से छोटा है तो ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होता है। क्लियर? ना तो ये वाला 0 काउंट होगा, ना ही ये दोनों 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। लेकिन अगर इनके बाद कहीं 0 आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा, ट्रेलिंग 0 भी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। The multiplying or dividing factors which are neither rounded numbers nor numbers representing measured values are exact and have infinite numbers of significant digits। कोई नंबर ऐसे हैं जो कि मल्टीप्लाइंग में और डिवाइडिंग फैक्टर के रूप में यूज किए जा रहे हैं, जो कि न तो राउंडेड किए गए हैं न ही किसी मेजर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एग्जैक्ट नंबर कहलाते हैं। और इसलिए उनमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? इनफाइनाइट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें r इक्वल्स टू dy/2, जैसे रेडियस इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? डायमीटर बाई 2। तो इसमें जो 2 है ये क्या है? एक डिवाइडिंग फैक्टर है। अब ये जो 2 है इसको 2 लिख सकते हैं, या 2.0 लिख सकते हैं, या 2.000 तो ऑन कुछ भी लिख सकते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? इनफाइनाइट। अब एक नोटेशन होता है, उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। और साइंटिफिक नोटेशन जो होता है उसको कैसे लिखा जाता है? a इंटू 10 टू पावर b। सो इन दिस साइंटिफिक नोटेशन द न्यूमेरिकल पोर्शन वो कौन सा होता है? a गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल इन साइंटिफिक नोटेशन a वैल्यू इज गिवन हियर 1.32 इंटू 10 टू पावर -2। अब इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन कौन सा है? 1.32, जिसमें कौन 3 नॉन डिजिट्स हैं, तो ये तीनों क्या कहलाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में काउंट होंगे। ये जो 10 की पावर्स होती हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स से इररिलेवेंट होती हैं, इनका सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। थैंक यू।